V72 उन्हें उनकी ही दवा का स्वाद चखाना। सी ब्लिस कबीले को स्काई सिटी के क्रिएशन मास्टर संसाधनों पर निर्भर रहने की आवश्यकता थी, लेकिन सी ब्लिस कबीला इस कीमत को वहन नहीं कर सकता था। मुझे खेद है, लेकिन सी ब्लिस कबीला इन शर्तों से सहमत नहीं हो सकता। हम क्यूई हेताओ के बोलने से पहले लिन युआन ने बीच में ही कहा, आप जल्दबाजी कर रहे हैं। इतनी जल्दी मना मत करो। स्काई सिटी सी ब्लिस कबीले को बेवजह इतनी कीमत चुकाने के लिए मजबूर नहीं करेगी। स्काई सिटी सी ब्लिस कबीले को गारंटी दे पाएगी हर 3 लेन देन के बाद, जिसका मतलब है कि स्काई सिटी द्वारा सी ब्लिस कबीले के लिए 300 गर्भित एंजलफिश ऑफ ब्लिस विकसित करने के बाद हम सी ब्लिस कबीले को ब्रॉन्ज लीजेंड एंजलफिश ऑफ ब्लिस प्रदान करेंगे। लिन युआन के शब्दों ने क्यूई हेताओ को शांत कर दिया। क्यू हेताओ की सांसें उखड़ने लगीं। संपूर्ण सी ब्लिस कबीले का सपना था कि उन्हें ब्लिस की कांस्य लीजेंड एंजलफिश मिले। सी ब्लिस कबीले ने इस स्तर तक प्रगति करने में सफलता प्राप्त की थी क्योंकि उनके पास 200 से अधिक प्रकार की आध्यात्मिक सामग्रियों से बनी औषधि थी। ये औषधियां जन्मे अंडों को फूटने में मदद कर सकती हैं। सी ब्लिस कबीले ने भी इसका उपयोग एंजलफिश ऑफ ब्लिस के बाजार पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किया। हालांकि क्यू हेताओ के दादा की मृत्यु के बाद, जो एक शीर्ष श्रेणी 4 सृजन मास्टर थे, सी ब्लिस कबीले के पास शीर्ष सृजन मास्टर संसाधन समाप्त हो गए थे। फिर भी सी ब्लिस कबीले के पास अपना स्वयं का तुरुप का पत्ता भी था, जो ये था कि जब पिछला नेता ब्लिस के एंजलफिश का पोषण कर रहा था, तो वह ब्लिस के 2 कांस्य लीजेंड एंजलफिश का पोषण करने में कामयाब रहा था। ये 2 कांस्य लीजेंड एंजलफिश ऑफ ब्लिस क्यूई वान ज्ञान के लिए शक्ति और भाग्य का प्रतीक थे और इन्हें सी ब्लिस कबीले के मुख्य भवन में रखा गया था। दुर्भाग्यवश ब्लिस के दोनों कांस्य लीजेंड एंजलफिश नर थे और प्रजनन नहीं कर सकते थे। यदि स्काई सिटी गर्भस्थ एंजलफिश ऑफ ब्लिस को लीजेंड स्तर तक विकसित करने का वादा कर सकती है, तो सी ब्लिस कबीले के लिए इस प्रस्ताव को अस्वीकार करना असंभव है। एक कांस्य लीजेंड एंजलफिश ऑफ ब्लिस 1000 से अधिक अंडे दे सकती है। सी ब्लिस कबीले की विशेष औषधि की शक्ति के साथ भी केवल 1% अंडे ही फूटेंगे। इस प्रकार सी ब्लिस कबीले के पास 10 सर्वोच्च श्रेणी की मछलियां बच जाएंगी। लेकिन कुछ वर्षों के बाद सी ब्लिस कबीले के ब्लिस एंजलफिश की सामान्य गुणवत्ता में वृद्धि होगी। ब्लिस की कांस्य लीजेंड मादा एंजलफिश द्वारा जन्मी संतान उस छत को भी तोड़ सकती है जिसे कबीले ने कभी हासिल नहीं किया था। वे अंततः विकसित हो सकते हैं या एक नए प्राणी में बदल सकते हैं। उस समय मादा कांस्य लीजेंड मछली द्वारा उत्पादित संतान में कांस्य एपिक की न्यूनतम गुणवत्ता होती थी। संतान में अभी भी लीजेंड क्वालिटी होने की क्षमता होगी। यदि ब्लिस की मादा और नर कांस्य लीजेंड एंजलफिश को मुख्य भवन में एक साथ पाला जाए तो वे अद्भुत संतान पैदा कर सकते हैं। यदि यह सौदा सफल रहा तो इससे सी ब्लिस कबीले का तुरुप का पत्ता मजबूत हो सकता है और भविष्य में उन्हें कुलीन गुटों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए पर्याप्त ताकत मिल सकती है। जब लिन युआन ने क्यूई हेताओ की अजीब सांसें सुनी तो उसने फ़ोन को अपने कान से दूर रखा और कुछ सेकंड बाद ही उसे वापस अपने कान पर लगाया। इस आदमी की सांसें बहुत अजीब थीं। लिन युआन ने क्यूई हेताओ को उत्सुकता से कहते सुना, यह एक सौदा है। लिन युआन ने क्यूई हेताओ से कुछ और कहने में समय बर्बाद नहीं किया। सौदा हो जाने के बाद उसने तुरंत फ़ोन रख दिया। हालांकि लिन युआन सी ब्लिस कबीले के साथ लेन देन करने के लिए कांस्य लीजेंड का उपयोग कर सकता था, फिर भी वे ब्लिस की एंजलफिश के साथ चालें चल सकते थे। अगर ऐसा होता तो लिन युआन आग से आग का मुकाबला कर सकता था। एंजलफिश ऑफ ब्लिस पहले से ही बहुत नाजुक थी, लेकिन गर्भावस्था के दौरान वे विशेष रूप से कमज़ोर थी। कोई भी ट्रिगर उन्हें मार सकता था। लिन युआन को केवल स्पिरिट क्यूई का उपयोग करके ब्लिस की एंजलफिश को कांस्य लीजेंड में विकसित करने और गर्भस्थ ब्लिस की एंजलफिश के गर्भ में बड़ी मात्रा में शुद्ध स्पिरिट क्यूई को इंजेक्ट करने की आवश्यकता थी। इससे अंडे मजबूत तो होंगे, लेकिन उनमें कोई परिवर्तन या विकास नहीं होगा। उस समय गर्भस्थ कांस्य लीजेंड एंजलफिश ऑफ ब्लिस लंबे समय तक गर्भवती रहती थी। मादा मछली इतनी मजबूत नहीं होगी कि वह अपने मजबूत बच्चों का भरण पोषण कर सके, इसलिए वह अंडों को जन्म देने में सक्षम नहीं होगी। इससे ब्लिस की कांस्य लीजेंड एंजलफिश लंबे समय तक गर्भवती बनी रहेगी। दुनिया में कोई भी गुत्सी ब्लिस कबीले से बेहतर एंजलफिश ऑफ ब्लिस को नहीं समझता था। अंडों के मां के शरीर से बाहर निकल जाने के बाद मां का शरीर फट जाता था, जिससे उसकी शीघ्र मृत्यु हो जाती थी। उस समय सी ब्लिस कबीले के पास ब्लिस की कांस्य लीजेंड एंजलफिश को जन्म न देने के नरक में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। लिन युआन ने समुद्री आनंद वंश के लिए जो आनंद की एंजलफिश विकसित की थी, वह केवल सजावटी प्रयोजनों के लिए ही काम आएगी। लिन युआन को विश्वास नहीं था कि जब सी ब्लिस कबीले को अंततः ऑरोरा पराग की कमी का सामना करना पड़ेगा तो वे ब्लिस की गर्भवती कांस्य लीजेंड एंजलफिश को त्यागने का विकल्प चुनेंगे। ब्लिस की गर्भवती एंजलफिश को उन अंडों को जीवित रखने के लिए वर्तमान की अपेक्षा 100 गुना अधिक मात्रा में ऑरोरा पराग की आवश्यकता होगी, जिन्हें वे जन्म नहीं दे पाएंगी। इससे ऑरोरा पराग की मात्रा बढ़ जाएगी जिसकी सी ब्लिस कबीले को आवश्यकता थी।
लिन युआन ने सोचा कि जब प्रत्येक ब्लिस एंजल फिश के लिए आवश्यक ऑरोरा पराग का विशाल पहाड़ सी ब्लिस कबीले के पतन का कारण बनेगा। लिन युआन को बस इतना करना था कि अपने सहयोगात्मक काल के दौरान सी ब्लिस कबीले की ऑरोरा पराग की आवश्यकताओं को बढ़ा दिया जाए। क्यू हेताओ के साथ कॉल समाप्त करने के बाद लिन युआन ने सुनो कहा। उन्होंने लिसन को बताया कि वे लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भूमिका का उपयोग कुछ मांसपेशी वृद्धि कैमेलिया को वापस लाने के लिए करें। जब से लिन युआन ने लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्राप्त किया था, उसके लिए सरल आध्यात्मिक सामग्री प्राप्त करना बहुत आसान हो गया था। हालांकि वेन यू को ये पता नहीं चला था कि कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड में कौन घायल हुआ था और उसे उपचार के लिए लीजेंड क्वालिटी मसल ग्रोथ कैमेलिया की आवश्यकता थी। लिन युआन भी निश्चित नहीं हो सका कि वह पूर्ण मिथ 3 लॉ क्रिस्टल के बदले में सन निंग जियान के साथ विकसित मसल ग्रोथ कैमेलिया का व्यापार करना चाहता था। हालांकि पहले मांसपेशी विकास कैमेलिया विकसित करने में कोई नुकसान नहीं है। इस तरह की आध्यात्मिक सामग्रियां जो विशिष्ट चोटों को ठीक कर सकती थीं, एक दुर्लभ और बहुमूल्य संसाधन थीं। इनका उपयोग विशेष अवसरों पर महत्वपूर्ण संसाधनों के आदान प्रदान के लिए किया जा सकता था, ठीक वैसे ही जैसे लिन युआन सन परिवार के साथ करने की योजना बना रहा था। लिसन के साथ कॉल समाप्त करने के बाद लिन युआन सोने के लिए अपने कमरे में लौटने की तैयारी करने लगा। भले ही लिन युआन धातु से बना था, लेकिन लगातार 6 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उसका शरीर अपनी सीमा पर था। उसने कुछ घंटे सोने, फिर भोजन करने और फिर स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में वापस जाकर पुनः काम करने की योजना बनाई। लेकिन खाने का समय होने से पहले लिन युआन को लियू जी के कठोर चेहरे का सामना करने के लिए जगाया गया। लियू जी द्वारा जगाए जाने के बाद लिन युआन को चक्कर आने लगा। जब आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हों तो जगाया जाना यातना जैसा था। जब वह उठा तो उसकी आंखें गर्म और सूजी हुई लग रही थीं। उसने धीरे से अपनी आंखें मलीं। जैसे ही वह खिंचाव लेने वाला था, उसने लियू जी के गंभीर चेहरे पर ध्यान दिया। लिन युआन तुरंत सीधा बैठ गया। लियू जी ने देखा कि लियू जी जाग गई है और उसने कठोर स्वर में कहा, लिन युआन, डुआन्हे वापस आ गया है, लेकिन वह अभी हवेली में प्रवेश नहीं कर सकता है। लिन युआन अभी भी थोड़ा चकित था जब उसकी आंखें अचानक खुल गईं। लियू जी ने जो कुछ कहा था उससे लिन युआन को पता चल गया कि क्या हुआ था। जब लिन युआन ने आखिरी बार डुआन्हे से बात की थी तो उसने डुआन्हे से कहा था कि वह दुश्मनों के खून से लथपथ शवों को हवेली में न लाए। चूंकि लियू जी ने कहा था कि डुआन्हे अभी हवेली में नहीं आ सकता, इसका मतलब था कि डुआन्हे एक और दुश्मन का खून से लथपथ शव लेकर आया था। लियू जी ने जल्दी से मछली के डिज़ाइन वाली कढ़ाई वाली एक लंबी सफ़ेद पोशाक पहन ली और कहा, बड़े भाई लियू, चलो साथ में नीचे चलते हैं। लियू जी लिन युआन के पास गई और बोली, लिन युआन, मुझे लगता है कि लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अभी उथल पुथल भरे दौर से गुजर रहा होगा। जो लुओ की लावा ड्रैगन छिपकली लिसनिंग की रक्षा करते समय गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अगर डुआन्हे उसे बचाने के लिए समय पर नहीं आता तो जो लुओ का खात्मा हो जाता। लिन युआन की अभिव्यक्ति काली पड़ गई। जो लुओ की लावा ड्रैगन छिपकली अब कैसी है? लियू जी के चेहरे पर राहत की झलक दिखी जब उन्होंने कहा, एक घातक प्रहार से लिसन को बचाने के लिए लावा ड्रैगन छिपकली के शरीर का आधा हिस्सा फट गया। अगर यह एक रक्षा प्रकार काफी नहीं होता और इसमें प्रभावशाली पुनर्योजी क्षमताओं के साथ ड्रैगन प्रजाति रक्तरेखा होती तो यह मास्टर होंग शेन के आने तक कभी भी टिक नहीं पाता। जब मास्टर होंग शेन आए तो उन्होंने तुरंत इसकी जड़ों को ठीक करना शुरू कर दिया। तभी जो लू इसे आध्यात्मिक स्थानिक क्षेत्र में वापस लाने में सक्षम हुआ। लावा ड्रैगन छिपकली की देखभाल पहले से ही हवेली में मास्टर होंग शेन द्वारा की जा रही है। इस स्तर की चोट को ठीक होने में शायद कम से कम 1 महीना लगेगा। जब लिन युआन ने लावा ड्रैगन छिपकली की चोट के बारे में सुना तो उसने तुरंत अपनी मुट्ठी भींच ली। विशेषज्ञों के बीच हमेशा एक पल में ही लड़ाई छिड़ जाती थी। अगर डुआन्हे 1 सेकंड भी देरी से आता तो लावा ड्रैगन छिपकली मर जाती। जो लू जैसे स्पिरिट क्यूई पेशेवर के लिए लावा ड्रैगन छिपकली की मौत उसके सबसे अच्छे साथी को खोने जैसा होगा। इसका असर जो लू पर उसके पूरे जीवन पर पड़ता। जब जो लू ब्लेड वर्म से लड़ने के लिए पानी की दुनिया के आयामी दरार में खड़ा था तो वह लिन युआन और लियू जी के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए भी तैयार था। इसलिए लिन युआन ने जो लुओ को अपने परिवार के सदस्य की तरह माना। ये भी उसके बाद था कि जो लुओ की छवि लिविंग रूम में फीचर वॉल पर उकेरी गई थी। लिन युआन को लगा कि वह बहुत लापरवाह हो गया था जब वह सुजन मिथ द्वितीय नाइट कैलेमिटी क्रो, मुख्य जेंग परिवार के दुष्वप्न दस्ते और जेंग परिवार के शीर्ष सुजन जियाओ हानजोन के तीसरे वंश के खिलाफ मुकाबला कर रहा था, तो उसने हर लड़ाई जीत ली थी। इसके अलावा उसकी यात्रा बहुत ही सुचारू थी, जिसके परिणामस्वरूप लिन युआन ने अपनी सतर्कता खो दी। वह लगभग भूल ही गया था कि दुश्मन कितना ताकतवर है। नाइट कैलामिटी क्रो, नाइटमेयर वी और जियाओ हानजोन के खिलाफ लड़ाई में मदर ऑफ ब्लडबाथ और एंडलेस समर मुख्य लड़ाके थे। चूंकि वे स्काई सिटी के शीर्ष लड़ाके थे, इसलिए वे दुश्मनों को सफलतापूर्वक मारने में कामयाब रहे।
सच कहें तो नाइटमेयर वी जेंग परिवार के नाइटमेयर दस्ते का छठा सबसे शक्तिशाली सदस्य था। दुष्स्वप्न दस्ते का मुख्य कार्य जेंग परिवार के प्रत्यक्ष वंशजों की युवा पीढ़ी की सेवा करना था। इसके अतिरिक्त दुष्स्वप्न दस्ता जेंग परिवार का एकमात्र संसाधन नहीं था। लिन युआन को अब पूरी तरह से एहसास हो गया था कि उसके स्काई सिटी में लड़ने की शक्ति की बहुत कमी थी। हालांकि एंडलेस समर और मदर ऑफ ब्लडबाथ सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ थे, मदर ऑफ ब्लडबाथ केवल सुजरेन वी मिथ 2 थी और एंडलेस समर सुजरेन एक्स मिथ 3 थी। अंतहीन ग्रीष्म की शक्ति अभी तक शिखर सुजरेन एक्स मिथक 3 तक नहीं पहुंची थी। तकनीकी रूप से एंडलेस समर को सबसे मजबूत सम्राट वर्ग की उपस्थिति नहीं माना जा सकता। जहां तक नए सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ डुआनहे का प्रश्न है, वह लंबे समय से स्काई सिटी में शामिल नहीं हुआ था, जबकि पर्पल डेमन हाल ही में सुजरेन द्वितीय के रूप में विकसित हुआ था। डुआनहे को 7 सिर वाले समुद्री दानव सांप की वर्तमान शक्ति को देखते हुए एक प्रभावशाली लड़ाकू बल माना जा सकता है। वह अब स्काई सिटी की वर्तमान शीर्ष लड़ाकू शक्ति थी। स्काई सिटी की ताकत उसकी युद्ध क्षमता में निहित थी। हालांकि राजा श्रेणी के विशेषज्ञों की शक्ति बहुत कमजोर थी। यह एक उभरते हुए गुट की शक्ति के बराबर भी नहीं थी। जू लुओ, मास्टर होंगशेन, हुक्वान और फेई कियान की स्काई सिटी में केवल 4 राजा श्रेणी के विशेषज्ञ थे। हालांकि हुक्वान एक आत्माशिल्पकार था और उसने लड़ाई नहीं की। फेई कियान की आयरन वॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक जासूस था और अपनी असली ताकत का इस्तेमाल आसानी से नहीं कर सकता था। इस प्रकार उन चारों में से सबसे मजबूत लड़ाकू बल मास्टर होंगशेन था, जिसने ब्लैक ब्रॉन्ज सकुलेंट का अनुबंध किया था। लिन युआन ने सोचा, स्काई सिटी की लड़ाकू शक्ति को बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन लिन युआन की मौजूदा सदस्यों या उनकी भूमिकाओं को बदलने की कोई योजना नहीं थी। यद्यपि स्काई सिटी एक गुट था, यह एक बड़ा परिवार भी था जिसके सदस्य एक दूसरे का समर्थन करते थे। स्काई सिटी का सदस्य बनने के लिए चरित्र सबसे महत्वपूर्ण मानदंड था। जो लुओ और मास्टर होंगशेन अब बहुत मजबूत नहीं हैं, लेकिन उनमें और अधिक मजबूत बनने की क्षमता है। जब से स्काई सिटी ने अपने निजी गुट क्षेत्र की भूमिका की घोषणा की थी, तब से इसने किसी भी राजा श्रेणी के विशेषज्ञ की वफादारी हासिल करने के लिए पर्याप्त प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी। बहरहाल स्काई सिटी ने जेंग परिवार और मियाओ परिवार का खुले तौर पर विरोध किया था। किंग श्रेणी के विशेषज्ञ युद्ध शक्ति की कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, जिसकी स्काई सिटी को वास्तव में आवश्यकता थी। स्काई सिटी जितना अधिक शक्तिशाली होता जाएगा, अन्य गुटों के लिए उतना ही अधिक खतरा उत्पन्न होगा। हालांकि वह राजा श्रेणी के विशेषज्ञों की शक्ति की भी उपेक्षा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे हमेशा शक्ति के विश्वसनीय स्रोत थे। लिन युआन एक बार सफ़ेद कपड़े पहने अनुयायियों की योजना का उपयोग करने के बाद इसे विकसित करने में बहुत व्यस्त हो गया था, लेकिन अब उसे इस काम को पूरा करना था। युआन हाल ही में काम में व्यस्त था और उसे जल्द ही दिव्य लकड़ी संघ में जाने की जरूरत थी। इसके अलावा उन्हें हर सप्ताह खगोलीय संसद की प्रणाली के रूप में कार्य करना था और दुनिया भर के तारों में आग जलानी थी। लिन युआन काम से अतिभारित था और उसके पास सबसे मजबूत राजा श्रेणी के विशेषज्ञों को चुनने और सफ़ेद कपड़े पहने अनुयायियों की योजना विकसित करने का समय नहीं था। ये कहा जा सकता है कि लिन युआन अब अकेले ही स्काई सिटी की सभी संसाधन आवश्यकताओं की आपूर्ति कर रहा था। लिन युआन की सारी मेहनत स्काई सिटी के संसाधनों को बढ़ाने में लग गई। जब वे श्वेत वस्त्रधारी अनुयायियों की योजना विकसित कर रहे थे, तो वे लियू जी के साथ आगे बढ़े थे। लिन युआन ने शुरू में लियू जी को सफ़ेद कपड़े पहने अनुयायियों की योजना का प्रभार सौंपने की योजना बनाई थी और समय आ गया था। लियू जी ने देखा कि लावा ड्रैगन छिपकली के साथ स्थिति समझाने के बाद लिन युआन का हाथ कसकर बंद हो गया था और उसकी भौं कसकर सिकुड़ी हुई थी, क्योंकि वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। जैसे ही लियू जी लिन युआन को सांत्वना देने के लिए कुछ सोचने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने लिन युआन को ये कहते हुए सुना, बड़े भाई लियू, क्या आपको सफ़ेद कपड़े पहने अनुयायियों की योजना याद है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था? लियू जी ने सिर हिलाकर जवाब दिया, मुझे याद है। हालांकि लियू जी बहुत ईमानदार दिखाई देते थे, लेकिन वे एक आत्मक्यूई पेशेवर थे जिनकी लड़ाई का तरीका एक कीट सेना का आयोजन करना था। रणनीति बनाना उनका दूसरा स्वभाव था। भले ही वह जानकारी एकत्र करने में वेन्यू जितना अच्छा नहीं था, लेकिन वह बड़ी तस्वीर देखने में सक्षम था और इतने सालों तक रेडियंस 100 सीक्वेंस में रहने के बाद उसके पास कई उज्ज्वल इच्छा शक्तियाँ थीं। जब उसने लिन युआन को सफ़ेद कपड़े पहने अनुयायियों की योजना का उल्लेख करते सुना, तो उसे अंदाजा हो गया कि लिन युआन आगे क्या कहने वाला था। बड़े भाई लियू, जैसा हमने चर्चा की थी वैसे ही आगे बढ़ते हैं और आपको सफ़ेद कपड़े वाले अनुयायियों की योजना को अपने हाथ में लेने देते हैं। आप स्काई सिटी के सफ़ेद कपड़े वाले अनुयायियों के नेता बन जाएंगे। लियू जी ने दृढ़ता से सिर हिलाया, लेकिन कोई आश्वासन नहीं दिया। युवा मास्टर, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी। नाइट लीनिंग मून का शिष्य बनने के बाद लियू जी को तकनीकी रूप से लिन युआन को यंग मास्टर के रूप में संबोधित करने की आवश्यकता नहीं थी। वे वास्तव में समान दर्जे के थे। हालांकि लियू जी का नजरिया नहीं बदला था।
चाहे वह वर्तमान में हो या भविष्य में, लिन युआन हमेशा लियू जी का विश्वास रहेगा। लिन युआन वह व्यक्ति था जिसने लियू जी की बाकी की जिंदगी बचाई थी। ये कहा जा सकता है कि स्काई सिटी का निर्माण लिन युआन के सपने को पूरा करने के लिए किया गया था। साथ ही लिन युआन का सपना लियू जी और वेन यू का सपना भी बन गया था। आमतौर पर वेन यू स्काई सिटी के सभी मामलों का ध्यान रखता था, जबकि लिन युआन बड़े पैमाने पर मामलों को संभालता था। लियू जी के पास ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां वह अपना मुख्य प्रयास लगा सकें। लिन युआन ने पहले ही स्काई सिटी की ढाल और तलवार लियू जी को दे दी थी। लियू जी के लिए यह एक कर्तव्य और जिम्मेदारी थी। लियू जी ने अपनी छाती पर सृजन मास्टर रिटेनर शिखा को छुआ। उसने 2 सितारों के किनारे तलवार और ढाल की नक्काशी महसूस की। चूंकि मैं सफ़ेद कपड़े पहने अनुयायियों को नियंत्रित करता हूं, इसलिए मैं उन्हें स्काई सिटी की अजेय तलवार और ढाल में बदलने के लिए कुछ भी करूंगा। मैं निश्चित रूप से उस भरोसे पर खरा उतरूंगा जो लिन युआन ने मुझ पर रखा है, लियू जी ने सोचा। जब वह हवेली के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो लिन युआन ने तुरंत खून का एक तालाब देखा जो सिनेबार स्वीट ओस्मांथस फूलों की तुलना में अधिक लाल था। चारों ओर बिखरे ओस्मांथस के फूलों में हल्की मिठास और गर्माहट थी, लेकिन हवा में खून और नरसंहार की गंध घुली हुई थी। लिन युआन ने देखा कि जमीन पर पड़े सभी फेयर और स्पिरिट क्यूई पेशेवर मृत थे। बैंगनी दानव को नहीं पता था कि अपनी शक्ति को कैसे नियंत्रित किया जाए। चारों ओर पड़ी लाशें इस बात का सबूत थीं कि बैंगनी दानव का हमलावर रूप बदल गया था। मृत फेस और स्पिरिट क्यूई पेशेवरों के घाव अभी भी अंधेरे प्रकार की मौलिक ऊर्जा के अवशेष थे जो कि पर्पल डेमन के मुख्य सिर से निकली थी। उस समय लिन युआन ने देखा कि रक्तबीज और अंतहीन ग्रीष्म की मां भी प्रकट हुई थी। उन्हें इस बात से थोड़ी राहत मिली कि चूसी ने नए साल के बाद अपना अधिकांश समय रेडियंट मून पैलेस में बिताया, जहां कोल्ड मून उसे पड़ा रहा था। चूसी अभी भी युवा था और उसे ऐसा रक्तरंजित दृश्य नहीं देखना चाहिए था या उसे झड़पों के बीच घसीटा नहीं जाना चाहिए था। चूसी के भाई के रूप में लिन युआन हमेशा उसे सभी परेशानियों से बचाना चाहता था, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो जाए। वह चाहता था कि वह हमेशा बेफिक्र और सहज रहे। जब रक्तबीज और अंतहीन ग्रीष्म की मां ने लिन युआन को देखा तो उनके खट्टे भाव नर्म हो गए। लिन युआन, मैं अभी सिस्टर समर से चर्चा कर रही थी। उसे अभी लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रहना चाहिए। उसकी संवेदन क्षमताओं को देखते हुए वह निश्चित रूप से दुश्मनों के प्रति संवेदनशील होगी, जब तक कि वे आग क्लास विशेषज्ञ न हो, ब्लिडबैथ की मां ने कहा। लिन युआन ने सिर हिलाया। उसके मन में भी यही विचार आया था। स्काई सिटी हमेशा बादलों के ऊपर अस्पष्ट रहा, लेकिन लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स खुला था और भौतिक दुनिया में अस्तित्व में था। इसलिए उनके और जेंग परिवार के बीच दुश्मनी लिसन और लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को निशाना बनाए जाने से शुरू होगी। जेंग परिवार और मियाओ परिवार विवाह से जुड़े हुए थे, जबकि स्काई सिटी और कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड की साझेदारी मियाओ परिवार के लिए समस्या बन गई थी। कनेक्टेड बीस्ट पार्क के बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति की प्रतिक्रिया से लिन युआन को पता था कि उसने कनेक्टेड बीस्ट पार्क की योजनाओं में बाधा डाली थी। जेंग परिवार और मियाओ परिवार स्काई सिटी का कोई सुराग नहीं खोज पाए। इस प्रकार लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो एक खुला लक्ष्य था, मुख्य युद्ध का मैदान बन गया, जबकि दोनों परिवार स्काई सिटी की खोज कर रहे थे। अंतहीन समर ने बॉडी वेपनाइजेशन से बने कंगन को घुमाया और कहा, लिन युआन, क्या आपको याद है कि आपने मेरे पेड़ के कोर को खोदने के बाद मुझे जीवन रूप बलिदान की आग दी थी? जीवन रूपी बलि अग्नि ने मेरे वृक्ष के मूल को पुनഃस्थापित किया और मेरा नया वृक्ष मूल बन गया। लेकिन उस बेवकूफ़ पक्षी के मरने के बाद सिस्टर ब्लड ने मेरे मूल वृक्ष मूल को मुझे वापस कर दिया। जब मैं विश्व शुद्धिकरण से गुजर रहा था और सुजरेन 3 के लिए विश्व अनुग्रह प्राप्त कर रहा था, तो जो वृक्ष मूल खोदा गया था वह शाखा पर फिर से उगाया। अब 2 वृक्ष मूल अंततः एक दूसरे को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। वे एक सहज चक्र बनाते हैं। लिन युआन के नथुने फैल गए। वह हमेशा से जानता था कि रक्तबीज की माता की क्षमताएं और विशिष्ट कौशल उसे अनंत संभावनाएं प्रदान करते हैं। जब तक रक्त प्रकार की ऊर्जा थी, ये तेजी से विकसित हो सकता था और यहाँ तक कि सृजन नस्ल की ओर भी प्रयास कर सकता था। इसकी तुलना में अंतहीन ग्रीष्मकाल बहुत कम शानदार था, लेकिन इसमें जिस परिस्थिति का वर्णन किया गया था वह स्पष्ट रूप से पौराणिक डबल ट्री कोर स्थिति थी। इन 2 वृक्ष कोर ने एक पूर्ण चक्र का निर्माण किया जो एंडलेस समर के शरीर के भीतर कार्य करता था। वनस्पति प्रकार के परियों के लिए उनका वृक्ष केंद्र ही उनका हृदय था, उनकी शक्ति का स्रोत। आमतौर पर पौधे प्रकार के परी के पेड़ के मूल को खोदने से उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि अब एंडलेस समर में 2 पेड़ कोर थे जो एक दूसरे को पोषण देते थे। एक पेड़ कोर तो कीमती जीवन रूप बलि अग्नि से भी बना था। जीवन रूपी बलि अग्नि से निर्मित वृक्ष कोर ने एंडलेस समर को पुनर्प्राप्ति की लगभग अविश्वसनीय क्षमताएं प्रदान की। 2 वृक्ष कोर ने एंडलेस समर को शक्ति के 2 स्रोत दिए और उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया। इस प्रकार एंडलेस समर के क्रिएशन ब्रीड में विकास की संभावना अधिक थी।
यदि एंडलेस समर को लगता था कि वह कभी क्रिएशन ब्रीड तक नहीं पहुंच सकती, तो अब उसे लग रहा था कि उसके पास एक मौका है। लिन युआन ने जब एंडलेस समर की बातें सुनी तो वह सोचने के लिए रुक गया। उसे याद आया कि चंद्र महारानी ने उसे पौधों के प्रकार फेंके पेड़ के कोर के बारे में जानकारी दी थी। लिन युआन ने एंडलेस समर से पूछा, एंडलेस समर, क्या इस डबल ट्री कोर स्थिति को उत्परिवर्तन या विकास माना जाता है? एंडलेस समर का व्यवहार अचानक गंभीर हो गया। मैंने एक साधारण हाइड्रेंजिया के रूप में शुरुआत की। जब मेरी गुणवत्ता एलीट थी तो मेरी मुलाकात एक गोल्ड थ्राइविंग समर फ्लावर से हुई जिसे बंदरों के एक समूह ने कुचलकर मार डाला। सौभाग्य से मैंने अपनी जड़ों का उपयोग थ्राइविंग समर फ्लावर की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए किया और कढ़ाई वाले समर फ्लावर में बदल गया। मैंने ज्ञानोदय की इच्छाशक्ति को भी समझा और विश्व शुद्धिकरण को पारित करने में कामयाब रहा और अंतहीन समर में बदल गया। सिस्टर ब्लड सहित मिड ब्रीड फेज एक जैसे हैं। हम सभी जानते हैं कि हम कैसे विकसित हो सकते हैं। डबल ट्री कोर के साथ ट्री कोर जुड़े रहेंगे, जो मुझे यह महसूस करने की अनुमति देता है कि अगर मैं सफलतापूर्वक विश्व निर्माण के परीक्षण को पारित कर देता हूं और क्रिएशन ब्रीड में विकसित हो जाता हूं, तो मैं अंतहीन रहस्यमय ड्रीम समर में बदल जाऊंगा। वास्तव में मैं मृत थ्राइविंग समर फ्लावर को धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर ऐसा न होता तो मेरी रक्तरेखा में परिवर्तन नहीं होता और मैं उस तरह से शक्ति प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता जैसा कि मैं अब कर रहा हूं। ये पहली बार था जब लिन युआन ने अंतहीन ग्रीष्म ऋतु के अनुभवों के बारे में बात करते हुए सुना था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इसकी यात्रा इतनी प्रेरणादायक या संयोगों से भरी होगी। इससे पहले कि अंतहीन ग्रीष्मकाल अंतहीन रहस्यमय स्वप्न ग्रीष्मकाल में तब्दील हो जाए, लिन युआन ये जांचने के लिए सच्चे डेटा का उपयोग नहीं कर सकता था कि यह किस प्रकार का परी होगा। लेकिन नाम से ही लिन युआन को पता चल गया था कि एंडलेस समर निश्चित रूप से दिमाग को अब से भी बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में सक्षम होगा। उस समय डुआनहे ने उत्सुकता से पूछा, तुम बंदरों के प्रति आभारी क्यों नहीं हो? अगर गोल्ड थ्राइविंग समर फ्लावर को नहीं मारा गया होता तो तुम उत्परिवर्तित और विकसित नहीं हो पाते, है न? इससे पहले कि डुआन ही बोलना समाप्त कर पाता, उसके मुंह को बैंगनी दानव की पूंछ ने ठूंस लिया। पर्पल डेमन ने एंडलेस समर से माफी मांगते हुए कहा, माफ करना बहन समर, उसमें कुछ गड़बड़ है। मैं उसे तुम्हारे लिए सबक सिखाऊंगा। एंडलेस समर ने अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर रोष की झलक उभरी। उन बंदरों ने न केवल गर्मियों के फूलों को रौंदा, बल्कि उन्होंने मेरी जड़ों पर पेशाब भी किया। गर्मियों के फूलों की ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद मैं 1 महीने से अधिक समय तक उसकी गंध से परेशान रहा। मैं उन्हें क्यों धन्यवाद दूं? उन्हें इसके बजाय मुझे धन्यवाद देना चाहिए। जब एक बहुत बड़ा सांप उनका शिकार कर रहा था तो मैंने उन्हें पनाह दी। जब वे सांप से छिप रहे थे तब भी उनमें अपनी प्रजनन गतिविधियां जारी रखने की हिम्मत थी। एंडलेस समर के शब्दों से लिन युआन को पता चल गया था कि बंदरों ने उसे बहुत परेशान कर दिया था। एक साथ बिताए समय के दौरान लिन युआन ने देखा था कि एंडलेस समर साफ सफाई को लेकर बहुत विक्षिप्त था। लेकिन फिर भी एंडलेस समर अपने शरीर से बंदरों की रक्षा करने के लिए तैयार था। ऐसा लग रहा था कि एंडलेस समर बंदरों के बारे में तिरस्कार के साथ बात करने के बावजूद उन्हें उत्परिवर्तित होने और विकसित होने का मौका देने के लिए उनका आभारी था। लिन युआन को अचानक समझ में आया कि जब उसने जीवन रूपी बलि की अग्नि से एंडलेस समर को बचाया था तो एंडलेस समर ने उसका रक्षक बनने में संकोच क्यों नहीं किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एंडलेस समर में उपकार लौटाने को बहुत महत्व दिया जाता था। इसने बंदरों को 100 साल तक उनकी लापरवाही से कुचलने के बावजूद उनकी रक्षा की थी। लेकिन इस मामले में लिन युआन ने एंडलेस समर की जान बचाई थी। जब एंडलेस समर ने बंदरों का उल्लेख किया तो उसे एहसास हुआ कि उसे कम से कम 3 और विश्व शुद्धिकरणों का अनुभव करने की आवश्यकता होगी। उसने देखा कि लिन युआन का हाथ कांप रहा था और उसके हाथ में रत्न के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। एंडलेस समर की सांस रुक गई, इससे पहले कि उसकी छाती जोर से धड़कने लगे। रक्तबीज की माता और बैंगनी दानव मिथक 3 तक नहीं पहुंचे थे और उन्हें विधि क्रिस्टलों से शुद्ध विधि शक्ति को अवशोषित करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अंतहीन ग्रीष्मकाल मिथक 3 तक पहुंच गया था और विधि शक्ति की लालसा रखता था। इसके अलावा लिन युआन के पास शुद्ध लॉ क्रिस्टल थे जिन्हें आसानी से अवशोषित किया जा सकता था। उस समय लिन युआन ने गंभीरता से पूछा, अंतहीन ग्रीष्म, आपको लगता है कि सृजन नस्ल में विकसित होने के लिए आपको इनमें से कितने कानून क्रिस्टल की आवश्यकता होगी? लिन युआन के लिए क्रिएशन ब्रीड एक अपरिचित अवधारणा थी। लिन युआन के गुरु के रूप में चंद्र महारानी ने केवल उल्लेख किया था कि ऐसा स्तर मौजूद था। वह लिन युआन को कानून शक्ति और क्रिएशन ब्रीड फे के बारे में जानकारी नहीं देगी, जबकि वह अभी भी सी रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर था। इस प्रकार लिन युआन को ऐसी जानकारी के बारे में सुजरेन एक्स मिथ 3 एंडलेस समर से पूछने की आवश्यकता थी। लिन युआन के पास जो विधि क्रिस्टल के टुकड़े थे उनमें से अधिकांश विधि शक्ति डुआनहे से आई थी तथा 20% विधि क्रिस्टल के टुकड़े पवित्र स्रोत धारण करने वाली रानी की स्कर्ट से आए थे।
जब लिन युआन ने एंडलेस समर के चेहरे पर इच्छा की झलक देखी तो उसे पता चल गया कि वह लॉ क्रिस्टल को ध्यान से देखना चाहता है। उसने लॉ क्रिस्टल को उसके हाथ में रख दिया। एंडलेस समर ने लॉ क्रिस्टल्स का अध्ययन किया जैसे कि वह एक ट्रांस था, फिर कहा, अगर वे सभी लॉ क्रिस्टल्स के समान शुद्ध हैं तो मुझे मिथक 3 के शिखर तक विकसित होने के लिए लगभग 100 की आवश्यकता होगी। वहां से मैं क्रिएशन ब्रीड फे की ओर आगे बढ़ पाऊंगा। जब उसने सुना कि अंतहीन ग्रीष्म ने क्या कहा तो लिन युआन ने एक योजना बनानी शुरू कर दी। डुआनहे ने मुझे जो लॉ क्रिस्टल के टुकड़े दिए हैं उनसे 5 लॉ क्रिस्टल बन सकते हैं। सन निंगजियांग के साथ मिलकर अब मेरे पास 20 टुकड़े होने चाहिए। 100 बहुत हैं, लेकिन यह असंभव नहीं होना चाहिए। युआन ने अभी भी बड़े लॉ क्रिस्टल नहीं निकाले थे। निकट भविष्य में लिन युआन सन निंगजियांग के साथ व्यापार पर कड़ी मेहनत करेगा। उसे लगा कि 100 लॉ क्रिस्टल हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। लिन युआन को कभी भी कड़ी मेहनत से डर नहीं लगा। अगर वह दूसरे क्षेत्रों में सन निंगजियांग के साथ साझेदारी कर सकता है तो वह उनसे और अधिक लॉ क्रिस्टल टुकड़े प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। वह उन सभी लॉ क्रिस्टल टुकड़ों को भी प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है जो कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड ने पिछली शताब्दी में एकत्र किए थे। लिन युआन ने जिस पवित्र स्रोत जीवन रूप को अनुबंधित किया था वह न केवल कानून क्रिस्टल से शुद्ध कानून निकाल सकता था, बल्कि यह कक्षा 7 आयामी जीवन रूपों से भी शुद्ध कानून क्रिस्टल निकाल सकता था। भले ही लॉ सोर्स क्रिस्टल मिथ ब्रीड फे के लॉ क्रिस्टल से कम शुद्ध था, लेकिन प्रत्येक सक्रिय आयामी दरार के बीच का दशक बहुत लंबा था। इस प्रकार रेडियंस फेडरेशन में कई लॉ सोर्स क्रिस्टल थे। कानून स्रोत क्रिस्टल का आभूषण के अलावा कोई अन्य उपयोग नहीं था। ये लिन युआन के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। उनके लिए लॉ क्रिस्टल टुकड़ों की तुलना में लॉ स्रोत क्रिस्टल एकत्र करना अधिक आसान था। सबसे पहले लिन युआन ने पवित्र तलवार चलाने वाली रानी द्वारा उत्पादित शुद्ध कानून क्रिस्टल को रक्तबीज की मां को देने की योजना बनाई थी। लेकिन चूंकि एंडलेस समर में भी क्रिएशन ब्रीड में विकसित होने की क्षमता थी और मदर ऑफ ब्लडबेथ को मिथ 3 में विकसित होने से पहले अभी भी कुछ समय था, इसलिए लिन युआन ने इन शुद्ध लॉ क्रिस्टल्स को सबसे पहले एंडलेस समर को देने का फैसला किया। लिन युआन भी सन निंगजियांग के साथ अपने सहयोग को गहरा करने के लिए दृढ़ संकल्प था। यदि स्काई सिटी एक शीर्ष गुट बनना चाहता था तो उसे सन निंगजियांग के साथ लेन देन से प्राप्त लॉ क्रिस्टल और लॉ क्रिस्टल के टुकड़ों पर निर्भर रहना पड़ता। कुछ देर की चुप्पी के बाद लिन युआन ने एक ब्रोकेड थैली निकाली और गंभीरतापूर्वक इसे एंडलेस समर को सौंप दिया। अंतहीन ग्रीष्मकाल, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इनका उपयोग करें। थोड़ी देर बाद मैं आपको कुछ और दूंगा जब तक कि आप मिथक 3 के शिखर तक विकसित नहीं हो जाते और क्रिएशन ब्रीड की ओर विकसित होने की दिशा में आगे नहीं बढ़ जाते। मैं वास्तव में आपको अंतहीन रहस्यमय स्वप्न ग्रीष्मकाल में विकसित होते देखने के लिए उत्सुक हूं, लिन युआन ने कहा। लिन युआन के शब्दों पर डुआनहे के नथुने फड़क उठे। डुआनहे ने जितना ज्यादा समूह के बाकी सदस्यों के साथ बातचीत की उतना ही उसे लगा कि उसने वाकई कई साथी पा लिए हैं। ये भावना हर गुजरते दिन के साथ और भी गहरी होती गई, इतनी कि उसने स्काई सिटी के प्रति वफादारी की भावना विकसित कर ली थी। डुआनहे ने शुरू में स्काई सिटी और लिन युआन के लिए काम किया था क्योंकि उन्होंने शपथ ली थी, लेकिन अब वह वास्तव में स्काई सिटी के एक सदस्य के रूप में योगदान देना चाहता था। ये सिर्फ लिन युआन से किए गए वादे के कारण नहीं था या इसलिए नहीं कि वह जानता था कि लिन युआन चंद्र महारानी का शिष्य था। चूंकि डुआनहे लिन युआन की पृष्ठभूमि जानता था, इसलिए वह ब्रोकेड थैली की सामग्री का अनुमान लगा सकता था। अंतहीन ग्रीष्म की शक्ति बढ़ाने के लिए ब्रोकेड थैली को शुद्ध कानूनी क्रिस्टल से भरा होना चाहिए था। डुआन वह पक्षपातपूर्ण स्नेह के बारे में उलझन में था। लिन युआन की पृष्ठभूमि को जानने वाले व्यक्ति के रूप में डुआनहे ने मान लिया कि कानून के क्रिस्टल चंद्र महारानी से आए थे। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे वास्तव में पवित्र तलवार चलाने वाली रानी से आए थे। जब उसने देखा कि कैसे लिन युआन ने इतने सारे शुद्ध कानून क्रिस्टल का उत्पादन किया तो डुआनहे ने महसूस किया कि चंद्रमा महारानी ने लिन युआन पर बहुत अधिक स्नेह बरसाया है। लिन युआन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि डुआनहे ऐसा महसूस करता है। यहाँ तक कि अगर लिन युआन को पता भी होता तो वह बस हंसता और डुआनहे को बताता कि उसके गुरु उससे कहीं ज़्यादा प्यार करते हैं जितना डुआनहे कल्पना कर सकता है। एंडलेस समर को ब्रोकेड का थैला मिला। पैकेट का हल्का भारीपन एंडलेस समर के दिल पर भारी पड़ गया। चूंकि अंतहीन ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत अंतहीन जंगल की गहराई में उगने वाले एक कमजोर फूल के रूप में हुई थी और धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ते हुए वह एक मिथक नस्ल विशेषज्ञ के रूप में विकसित हो गया था, इसलिए उसने पहले ही अनगिनत जीवन घातक खतरों और मौत के साथ टकराव का अनुभव किया था। ये पहले ही उन सभी प्रयासों का हिसाब खो चुका था जो उसने उत्परिवर्तित होने और विकसित होने के अवसरों को हथियाने में लगाए थे। जैसे जैसे यह मिथ ब्रीड में विकसित हुआ, एंडलेस समर को अच्छी तरह से पता था कि यह यात्रा कितनी कठिन थी। ऐसे असंख्य उत्कृष्ट फे थे जो मिथक 3 में फंस गए थे और विश्व निर्माण के परीक्षण को पार करने में असमर्थ थे। ये ठीक उसी प्रकार था जैसे अनेक काल्पनिक नस्ल के प्राणी अपनी इच्छाशक्ति को कानून में बदलने में तथा विश्व शुद्धिकरण पर विजय पाने में असमर्थ थे।
यदि एंडलेस समर अपने आप इस खाई को पार कर सकता है, भले ही इसका डबल ट्रीकोर चक्र कितना भी विशेष क्यों न हो, यह अनिश्चित था कि आगे का रास्ता उसे कहाँ ले जाएगा। लेकिन चूंकि अब उसे लिन युआन की मदद मिल गई थी, इसलिए उसे इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। वह इस उपकार का बदला नहीं चुका पाएगा क्योंकि लिन युआन उसे स्वर्ग का सच्चा मार्ग उपहार में दे रहा था। एक बार जब यह विश्व सृजन की परीक्षा को पार कर लेगा और सृजन नस्ल में विकसित हो जाएगा, तो इसका जीवन पूरी तरह से अलग होगा। काल्पनिक नस्ल के फेय कल्पनाओं में ही रहते थे और वे ऐसे फेय थे जो इच्छाशक्ति को नियंत्रित कर सकते थे। मिथक नस्ल फेय कानूनों से बनाई गई थीं, लेकिन सृजन नस्ल का स्तर दुनिया से परे था। कानून एक अगोचर दुनिया के पर्दे खोल देंगे। यह अमर होगा। अंतहीन ग्रीष्मकाल ने बाहरी तौर पर ज्यादा कुछ व्यक्त नहीं किया। उसने बस लिन युआन की आंखों में गहराई से देखा और सिर हिला दिया। एंडलेस समर ने उस सुंदर दीवार को देखा और खिलखिलाकर मुस्कुराया। सर्दियों में गर्मी फैलाने के लिए मुस्कुराहट ही काफी होगी। मदर ऑफ ब्लडबैथ को एंडलेस समर से बहुत खुशी हुई। वह अभी भी अपने हाल ही में किए गए प्रभावशाली सुधारों को पचा रहा था। हाल ही में रक्तबीज की माता अपने विशेष कौशल बाह्य रक्त अस्थि का उपयोग लाल जल रक्त सांपों को रूपांतरित करने के लिए कर रही थी, जिसे लिन युआन ने कांस्य किंवदंती में विकसित किया था ताकि वे तीनों उसके नियंत्रण में आ जाएं। रक्तबीज की मां का आधा काम पहले ही पूरा हो चुका था और उसे बस 1 या 2 दिन और चाहिए थे। उस समय रक्तबीज की माता की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। रक्तबीज की जननी ने डुआन्हे के पैरों के पास लगभग 20 मृत काल्पनिक नस्ल के परियों के ढेर और 3 राजा श्रेणी और 2 शिखर राजा श्रेणी के विशेषज्ञों को देखा और उसकी निगाहें तेज हो गईं। रक्तबीज की माता की तीखी निगाहों के साथ हड्डियों को छेदने वाली ठंडक थी। जैसे ही रक्तबीज की माता काल्पनिक नस्ल के परियों और राजा श्रेणी के विशेषज्ञों से रक्त ऊर्जा का उपभोग करने वाली थी, उसे एहसास हुआ कि लिन युआन ने उसकी कलाई पकड़ ली है। जब लिन युआन ने मदर ऑफ ब्लडबैथ का हाथ उठाया तो उसने सोचा, भगवान का शुक्र है कि मेरी प्रतिक्रियाएं तेज हैं। अगर मदर ऑफ ब्लडबैथ ने फैंटेसी ब्रीड फे की रक्त ऊर्जा को अवशोषित कर लिया होता तो ये फे कभी पूरे नहीं होते। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी मृत फे के अंदर से इच्छाशक्ति को बाहर निकालने में सक्षम नहीं होती। जब उसने रक्तबीज की मां के चेहरे पर उलझन देखी तो लिन युआन ने तुरंत कहा, ये मृत काल्पनिक नस्ल के परी मेरे काम के हैं। जब मैं उनका काम पूरा कर लूंगा तो मैं उन्हें रक्त ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए तुम्हें दे दूंगा। लिन युआन ने पत्ती के आकार के डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स के बारे में सोचा जिसके अंदर ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन था। त्याग की आंखों से मिले पोषण से कुछ रक्त काढ़ा अंगूर पक गए थे। लिन युआन ने आगे कहा, ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन पर कुछ पके हुए ब्लड ब्रू अंगूर हैं। मैं उन्हें इन फैंटेसी ब्रीड फे के साथ तुम्हें दे दूंगा। रक्तबीज की माता की आंखें खुशी और आश्चर्य से चमक उठीं। लिन युआन ने अविश्वसनीय गति से रक्त काढ़ा अंगूर की खेती की। लिन युआन ने ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन को पानी देने के लिए कितने उच्च श्रेणी के फेस एसेंस रक्त का उपयोग किया ताकि यह इतनी जल्दी ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन को उगा सके। उसने ये भी कहा कि 1 से अधिक पके हुए थे। ये बहुत ही आश्चर्यजनक खबर है। खून खराबे की मां हमेशा से ही दृढ़ निश्चयी रही है। उसे स्काई सिटी की मौजूदा स्थिति का भी पता था। जब उसने नाइटमेयर वी के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो मदर ऑफ ब्लडबाथ को एहसास हुआ कि वह कितनी कमजोर थी। लिन युआन के पानी की दुनिया के आयामी दरार में समा जाने के बाद रक्तबीज की मां ने खुद को हमेशा असहाय महसूस किया। इस प्रकार वह मजबूत बनने के जुनून में डूब गई। रक्त काढ़ा अंगूरों में रक्त ऊर्जा से पोषण के साथ रक्तबीज की माता 3 दिनों में विश्व शुद्धिकरण से गुजरने में सक्षम होगी। उस समय यह मिथक 3 तक विकसित हो सकेगा और शारीरिक शस्त्रीकरण प्राप्त कर सकेगा। रक्तबीज की माता को लगा कि लिन युआन की रक्षा के लिए उसे कम से कम मिथक 3 तक पहुंचना जरूरी था। ऐसा इसलिए था ताकि वह लिन युआन के पथ रक्षक होने की अपनी भूमिका को ठीक से पूरा कर सके। ठीक है, जब मैं इन काल्पनिक नस्ल के परियों से रक्त को अवशोषित करूंगा तो मैं उनके सार रक्त को भी अलग कर दूंगा जिसका उपयोग उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक घटक के रूप में किया जाएगा। जब रक्तबीज की माता बोल रही थी तो उसे अपने हाथ में खुजली महसूस हुई और भीतर प्यास की जलन महसूस हुई। लिन युआन को पता था कि रक्तपात की मां फिर से अपनी हड्डी तोड़ने वाली शख्सियत को दिखाने वाली थी। यद्यपि लिन युआन को उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक सामग्री की अधिक आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह अपनी सभी फी विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुद्ध आत्मा क्यूई का उपयोग कर सकता था, फिर भी स्काई सिटी के पास एक वास्तविक श्रेणी 4 सृजन मास्टर हॉन्गशेन था। भविष्य में स्काई सिटी को अधिक से अधिक आध्यात्मिक सामग्रियों की आवश्यकता होगी। लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भेजे गए राजा श्रेणी के विशेषज्ञों से संबंधित काल्पनिक नस्लें स्काई सिटी के लिए एक महान संसाधन थीं। इससे लिन युआन की वर्तमान तात्कालिक समस्या हल हो गई। खगोलीय संसद की आवश्यकता के कारण उन्हें इच्छाशक्ति की अत्यंत आवश्यकता थी। जब लिन युआन ने ट्रू डेटा का उपयोग करके इन 20 फैंटेसी नस्ल के परियों की जांच की तो उसने पाया कि सबसे कमजोर एक डायमंड एफ फैंटेसी आई थंडर टूथड स्वॉर्ड कैट थी।
इनमें सबसे शक्तिशाली डायमंड एक्स फैंटेसी वी हिप्नोटाइजिंग क्रेब था। सम्मोहनकारी क्रेब ही वह कारण था जिसके कारण डुआन्हे के संरक्षण के बावजूद जो लुओ घायल हो गया था। हिप्नोटाइजिंग क्रेब उन परियों में से एक था जिनका अध्ययन कक्षा 5 के विद्यार्थियों द्वारा किया जा रहा था। अपने शिकार पर नियंत्रण खो देने की इसकी शक्तियां शीर्ष 10 में थीं। सम्मोहनकारी क्रेब के अतिरिक्त अन्य परी भी थीं, जैसे कि 4 डायमंड एक्स फैंटेसी वी परी, एक वेव चेजिंग डॉल्फिन, एक हुक स्टिंगर जेलीफिश, एक क्रिम्सन माउथड काइट तथा एक पीच पॉइजन बटरफ्लाई। उच्च गुणवत्ता वाली काल्पनिक नस्लों का ये ढेर पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को प्रभावशाली इच्छाशक्ति संचित करने की अनुमति देगा। इससे न केवल पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को अपनी शक्ति बढ़ाने की अनुमति मिलेगी, बल्कि इससे लिन युआन को इच्छाशक्ति भी मिलेगी जिसका उपयोग वह खगोलीय संसद में कर सकता है। लिन युआन ने 20 मृत फैंटेसी ब्रीड फे को डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स में रखा। ये तब था जब लिसन, झोउ लुओ और मास्टर होंग शेन अंदर आए। लिसन और मास्टर होंग शेन दोनों की आंखों के चारों ओर काले घेरे थे। लिसन की आकर्षक आंखें मोटी आंखों की थैलियों से दबी हुई थीं। ये स्पष्ट था कि वह कुछ समय से ठीक से सो नहीं पाया था। मास्टर होंग शेन ने यार्ड में समूह की ओर सिर हिलाया। जब उसने लिन युआन को देखा तो उसने जल्दी से कहा, युवा मास्टर, आपने पिछले कुछ दिनों से खुद को बंद कर रखा था। हवेली के पीछे हरे पहाड़ का मालिक इसे बेचना चाहता है, इसलिए मैंने उभरते गुड गोल्डन पिग नर्चरिंग बेस से पहले इसे छीनने की पहल की। मास्टर होंग शेन का स्वर क्रोधित हो गया। यह उभरता हुआ गुट वास्तव में अनुचित है। वे वास्तव में हरे पहाड़ का उपयोग ब्लैक बैक माउंटेन बोआ और अन्य परियों को पालने के लिए करना चाहते हैं, जिन्हें आध्यात्मिक सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अगर उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी गई तो हवा का कोई भी झोंका हमारे घर को प्राकृतिक शौचालय की तरह महका देगा। यहाँ तक कि सिनेबार स्वीट ओस्मांथस के फूलों की खुशबू भी 100,000 सुअरों के मल की बदबू को ढकने में सक्षम नहीं होगी। लिन युआन ने शुरू में मास्टर होंग शेन से यह पूछने की योजना बनाई थी कि लावा ड्रैगन छिपकली का क्या हाल है, लेकिन जब उसने मास्टर होंग शेन की बात सुनी तो लिन युआन हैरान हुए बिना नहीं रह सका। मास्टर होंग शेन आमतौर पर अपनी उपस्थिति की परवाह नहीं करते थे, लेकिन अब उन्होंने हवेली के पर्यावरण की रक्षा के लिए चुपचाप लड़ाई लड़ी थी। यदि 100,000 ब्लैक बैक माउंटेन सुआ वास्तव में पहाड़ पर पाले गए होते तो चूसी के अलावा कोई भी हवेली में खुश नहीं होता। लिन युआन ने गोल्डन पिग नर्चरिंग बेस के बारे में सुना था। वे पिछले 6 महीनों में ही सामने आए थे और उन्हें प्रभावशाली माना गया था। वे स्टार वेब पर भी काफ़ी लोकप्रिय थे। जाहिर है, जिस व्यक्ति ने गोल्डन पिग नर्चरिंग बेस की स्थापना की थी, उसने एक छोटे शहर में एक सामान्य खेत से शुरुआत की थी। बाद में आयामी दरार के कारण फार्म पर आयामी जीवन रूपों का कब्जा हो गया। केवल गोल्डन पिग नर्चरिंग बेस का मालिक ही आयामी दरार से बच गया था। मालिक ने कई कारणों से ब्लैक बैक माउंटेन बोअर्स का पालन शुरू किया था और जल्द ही पोर्ट की कीमत के साथ साथ उसकी किस्मत भी चमक उठी। इससे गोल्डन पिग नर्चरिंग बेस को तेजी से संसाधन जमा करने और एक सफल उभरता हुआ गुट बनने का मौका मिला। लिन युआन वास्तव में ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करता है जिसने अपने संगठन को जमीन से खड़ा किया। लेकिन चाहे उसके पास कितनी भी प्रशंसा क्यों न हो, लिन युआन खुद को शौचालय में रहने की इजाज़त नहीं दे सकता था। लिन युआन खुद को उसकी प्रशंसा करने से रोक नहीं सका। अच्छा काम। हवेली के पीछे हरे पहाड़ को खरीदने के लिए धन्यवाद। चूंकि मास्टर होंग शेन ने हरे पहाड़ को खरीद लिया था, इसलिए जमीन का एकमात्र टुकड़ा जो अछूता रह गया था वह हरे पहाड़ के बगल का जंगल था। लिन युआन को लगा कि वह जंगल भी खरीद सकता है। स्काई सिटी के लिए जंगल की कीमत कुछ भी नहीं थी। हालांकि ब्लैक बैक माउंटेन सुअर केवल पहाड़ पर ही रह सकते थे, लेकिन अगर उस भूमि का उपयोग 100,000 सुअरों को पालने के लिए किया गया तो लिन युआन मुश्किल में पड़ जाएगा। लिन युआन ने इस मामले को मास्टर होंग शेन को सौंपने की योजना बनाई। जब मास्टर होंग शेन ने लिन युआन की प्रशंसा सुनी तो उनका चेहरा चमक उठा और उन्होंने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, युवा मास्टर, मैंने हरे पहाड़ की जांच की। इसके बारे में कुछ खास नहीं है, लेकिन ये दांतेदार चट्टानों से ढका हुआ है। अगर हम चट्टानों को काट दें तो हम उस जगह का उपयोग परिप्रजनन कक्ष बनाने के लिए कर सकते हैं। जब मास्टर होंग शेन बोल रहे थे तो उन्हें गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोती याद आए जो लिन युआन ने उन्हें दिए थे। एक सृजन मास्टर के रूप में मास्टर होंग शेन का उत्साह गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोती को देखने के बाद 2 दिनों तक बना रहा। वह ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोती क्रिएशन मास्टर्स द्वारा तैयार किए गए स्पिरिट द्रव्यों के साथ कितने सुसंगत थे। मास्टर होंग शेन को भी लगा कि अपनी शक्ति के कारण वह बहुमूल्य गोल्डन लोड्स ब्रोकेड मोती को गुना करने में सक्षम होना चाहिए। अचानक मास्टर होंग शेन को एक समस्या याद आ गई जो लंबे समय से उन्हें परेशान कर रही थी। युवा मास्टर, हालांकि तहखाने में पौधे प्रकार के फे को पोषित करना एक उत्कृष्ट संसाधन है, लेकिन भूमिगत कोई प्रकाश नहीं है।
भले ही हम जगह को रोशन करने के लिए स्टारलाइट घास जैसे पौधों का उपयोग करें, लेकिन ये पौधे प्रकार के फे के विकास पर सूर्य के प्रकाश के प्रभाव की तुलना में सक्षम नहीं होगा। लिन युआन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। इस बारे में चिंता मत करो, तुम इसे मुझ पर छोड़ सकते हो। जब तुमने हरा पहाड़ खरीदा है तो उसके बगल में जंगल भी क्यों नहीं खरीद लेते? हम एक बड़ा तहखाना बना सकेंगे। मास्टर होंग शेन के सुझाव को सुनने के बाद लिन युआन तहखाने को वास्तविकता बनाने के लिए दृढ़ हो गया था। पहले तो लिन युआन को रोशनी की कमी से परेशानी हुई होगी, लेकिन अब उसके पास 99 नए सनलाइट किंग लोड्स थे। उनमें से हर एक छोटा सूरज था और तहखाने में रोशनी न होने की समस्या को हल कर सकता था। लिन युआन को इस बात की अधिक चिंता थी कि मास्टर होंग शेन को 99 छोटे सूर्य बहुत अधिक चमकदार लगेंगे। लिन युआन द्वारा तहखाना बनाने का एक बड़ा कारण ये था कि यह पृथक था। इसके अलावा तहखाना हवेली के ठीक नीचे था और इसे हवेली का एक हिस्सा माना जा सकता था। यदि हवेली में कोई रहस्य हो जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता हो तो उसे तहखाने में रखा जा सकता है। लिन युआन ने मास्टर होंग शेन से पूछा, जो लुओ की लावा ड्रैगन छिपकली कैसी है? मास्टर होंग शेन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। अब सब ठीक है। अगर लावा ड्रैगन छिपकली 2 सप्ताह तक खुद को पोषण देने के लिए मेरे स्पिरिट फ्लूइड का इस्तेमाल करती है तो वह अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाएगी। अगर उसका घाव 5 सेंटीमीटर गहरा होता तो उसके अंग उसके शरीर के उस हिस्से से बाहर गिर जाते जो फट गया था। अगर मैं 1 मिनट भी देर से आता तो शायद खून की कमी के कारण उसकी मौत हो जाती। हालांकि जो लुओ ठीक है, लेकिन इन राजा श्रेणी के विशेषज्ञों के हमलों ने लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बुरी तरह प्रभावित किया। लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाहर मौजूद सभी कर्मचारियों को राजा श्रेणी के विशेषज्ञों के फे ने तुरंत मार डाला। तभी लिसन की थकी हुई आवाज़ सुनाई दी, युवा मास्टर, मैंने ज़्यादातर मामले सुलझा लिए हैं और लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स सामान्य रूप से काम करना जारी रख सकता है। हमने जो पहली खेप की विलासिता की वस्तुएं बेचने की कोशिश की थी उसे बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। कई गुट हमसे ऑर्डर करना चाहते थे, लेकिन मैंने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। जब उसने सुना कि लिसन ने क्या कहा तो लिन युआन को पता था कि लिसन नहीं चाहता था कि वह लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मामलों के बारे में चिंता करे। लिसन लिन युआन को यह भी आश्वासन दे रहा था कि वह लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अच्छी तरह से प्रबंधित करने और ऐसे खतरों से निपटने में सक्षम होगा। चूंकि लिन युआन ने लिसन पर भरोसा करना चुना था और लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रबंधन उसके लिए छोड़ दिया था, इसलिए उसने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भविष्य की योजनाओं के बारे में और कुछ नहीं पूछा। लिन युआन ने कहा, जब आप लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वापस आएं तो अपने साथ एंडलेस समर भी ले जाएं। लिसन के थके हुए चेहरे पर फिर से रंगत लौट आए। उसने एंडलेस समर की शक्ति देखी थी और उससे बच भी गया था। अब उसे अविश्वसनीय रूप से सुकून महसूस हो रहा था। लिसन को इस बात का डर नहीं था कि दूसरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर दबाव डालेंगे। उसे पूरा भरोसा था कि वह लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारिक पहलुओं को संभालने के लिए काफ़ी समझदार है। लेकिन जब बल प्रयोग की बात आई तो लिसन का दिमाग बेकार हो गया। लियू जी, जो इस समय चुप थे, ने कहा, आयामी दरार के सक्रिय होने में अभी भी 4 महीने बाकी हैं। स्पिरिट गार्ड्स द्वारा की गई घोषणा के अनुसार रॉयल कैपिटल में परेशानी पैदा करने वाले किसी भी आग क्लास विशेषज्ञ द्वारा आयामी दरार की सक्रिय अवधि को बाधित नहीं किया जा सकता है, अन्यथा उन्हें स्पिरिट गार्ड्स के पाप शोधन पूल में फेंक दिया जाएगा। लेकिन 4 महीने बाद भले ही जेंग परिवार कोई और धर्मशास्त्रीय विशेषज्ञ न भेजे, मियाओ परिवार लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कुछ विशेषज्ञ अवश्य भेजेगा। लिन युआन ने अपना सिर उठाया और दोपहर के सूरज को धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ते देखा। उसने एंडलेस समर की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि 4 महीने से भी कम समय में स्काई सिटी में हमारा खुद का एक आग क्लास विशेषज्ञ होगा। अगर जेंग परिवार या मियाओ परिवार का कोई भी व्यक्ति लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास दिखाई देता है तो उसे देखते ही मार डालो। एंडलेस समर ने सिर हिलाया और वादा किया, मैं लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हर कर्मचारी की सुरक्षा की गारंटी दूंगा। एंडलेस समर की अभिव्यक्ति अत्यंत कठोर थी क्योंकि यह पहली बार था जब उसने कोमल लिन युआन से निकलने वाली इतनी केंद्रित हत्या की मंशा को महसूस किया था। युआन ने अपनी आस्तीन पर एम्बर बटन के आकार के डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स को छुआ और सोचा, हम कभी नहीं जान पाए कि जेंग परिवार से रहस्यमय संदेशवाहक कबूतर किसने भेजा था। अब ये पता लगाने का समय है कि उनका लक्ष्य क्या है। अल्पविराम। जेंग परिवार के मुख्य भवन के गुप्त कमरे में विभिन्न दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्रियों से भरी बोतलें अलमारियों में सजी हुई थीं। एक पीले चेहरे वाला युवक जो क्रिएशन मास्टर की पोशाक पहने हुए था, सोफे पर लेटा हुआ था। एक काला और सफ़ेद साबले ने नीचे कूदकर एक शतरंज का मोहरा उठाया और उसे कुचलकर निगल गया। उसी समय मेज के जोर से गिरने की आवाज़ से सैबल अचंभित हो गया और उसने जल्दी से मेज का शेष हिस्सा चाय के बर्तन में फेंक दिया। क्रिएशन मास्टर की पोशाक पहने युवक ने अपना पहले जैसा शांत व्यवहार खो दिया।
इसके बजाय वह दहाड़ता हुआ बोला, क्या शाही राजधानी में शैतान घूम रहे हैं? इस समूह में बहुत सारे राजा श्रेणी के विशेषज्ञ और शिखर राजा श्रेणी के विशेषज्ञ थे। हम उनसे सारा संचार कैसे खो सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि झेंग परिवार की शाही राजधानी पर पकड़ नहीं है। उस समय झेंग का युआन के बगल में खड़ा बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, गुस्सा मत हो यंग लॉर्ड। मुझे नहीं लगता कि आपको उन शब्दों के बारे में ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत है जो लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विशेषज्ञों ने रॉयल कैपिटल टेबल पर उकेरे थे। मुझे लगता है कि आपको ये बात मैडम के सामने रखनी चाहिए। निश्चित रूप से रॉयल कैपिटल पर उनकी पकड़ है। मुस्कुराते हुए बूढ़े व्यक्ति ने झेंग परिवार के बारे में बेपरवाही से बात की, लेकिन जब उसने मैडम का जिक्र किया तो उसके चेहरे पर बेहद सम्मान का भाव दिखाई दिया। झेंग का युआन ने अपने अंगूठे पर गहरे समुद्र की लाल नक्काशी वाली फिरोजा अंगूठी के साथ खेला। उसने मुस्कुराते हुए बूढ़े आदमी को देखा और उदास होकर कहा, अगर मैं हर बात के लिए माँ के पास जाऊंगा तो पिताजी खुश नहीं होंगे। इसके अलावा राजा श्रेणी के विशेषज्ञों की यह टीम झेंग परिवार की जासूसी टीम से भेजी गई थी। पिताजी यह पता नहीं लगा सकते कि हमने उनमें से कितने लोगों को खो दिया है। मैं नाइटमेयर इव और नाइटमेयर वी को रॉयल कैपिटल क्यों नहीं भेजता? वे जासूसी में माहिर हैं। अगर हम उन्हें ये जांच करने के लिए भेजते हैं कि लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पीछे कौन है तो वे अच्छा काम कर पाएंगे। मुस्कुराते हुए बूढ़े आदमी का गला खुजलाने लगा। झेंग का युआन की बात सुनने के बाद वह लगभग खांसने लगा और बेचैनी से विनती करने लगा, दूसरे युवा मास्टर, कृपया कोई भी आवेगपूर्ण कदम न उठाएं। इस टीम के 2 शीर्ष राजा श्रेणी के विशेषज्ञ नाइटमेयर वी के साथ थे जब ये तीसरी वंशावली का अनुसरण कर रहा था और मारा गया था। उन दोनों ने कहा कि लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अपने पक्ष में एक सम्राट श्रेणी का विशेषज्ञ रखना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास सबसे कमज़ोर राजा श्रेणी का विशेषज्ञ उच्चतम राजा श्रेणी के विशेषज्ञ स्तर पर है। ये समझाने का कोई और तरीका नहीं है कि उन्होंने सुजरेन मिथ 2 नाइटमेयर वी को कैसे मारा। मुस्कुराते हुए बूढ़े आदमी के शब्दों ने झेंग का युआन की भौहें और गहरी कर दीं। झेंग का युआन ने देखा कि सैबल शतरंज की बिसात पर अपने पंजे तेज कर रहा था और चायदानी में मुहरों को पाने के लिए तरस रहा था। उसे झुंझलाहट का एहसास हुआ और उसने अपने पसंदीदा यिन यांग सेनलुओ सैबल को आध्यात्मिक स्थानिक क्षेत्र में भेजने के लिए अपना हाथ हिलाया। मुस्कुराते हुए बूढ़े व्यक्ति ने यह कहने का अवसर लिया, युवा प्रभु, न केवल झेंग परिवार का खून आपकी नसों में बहता है बल्कि मियाओ परिवार का खून भी बहता है। आयामी दरार की आगामी सक्रिय अवधि के संबंध में कोई भी आत्मा रक्षकों के आदेश के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। झेंग परिवार सिर्फ एक अनुभवी गुट है और यह इस समय इंडिगो एज्योर सिटी में स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम नहीं होगा। कोई भी अनुचित हरकत जो परेशानी का कारण बनती है वह इंडिगो एज्योर सिटी में वर्तमान में तैनात 2 स्पिरिट गार्ड्स के गुस्से को भड़काएगी। हालांकि मियाओ परिवार अलग है, वे एक शीर्ष गुट हैं। यदि आप इस मामले को मैडम के सामने लाते हैं तो वह आपके लिए लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की समस्या को तुरंत हल कर सकती हैं। झेंग का युआन ने झुंझलाते हुए कहा, अंकल हे, आप बहुत परेशान करने वाले हैं। अगर मैं इस मामले के बारे में माँ को बताता हूँ तो उनकी और मास्टर की ओर से कोई भी हरकत तुरंत पता चल जाएगी कि मैंने हाल ही में स्पिरिट फ्लूइड बनाने का ठीक से अभ्यास नहीं किया है और क्रिएशन मास्टर के रूप में अपनी शक्तियों को नहीं बढ़ाया है। फिर मुझे कनेक्टेड बीस्ट पार्क में वापस भेज दिया जाएगा और 1 साल के लिए प्रशिक्षण के लिए बंद कर दिया जाएगा। चाचा, उनकी मुस्कुराहट की अभिव्यक्ति लड़खड़ा गई। यंग लॉर्ड को वह जानता था कि उसे कड़ी मेहनत पसंद नहीं है। उसे डर था कि मास्टर मियाओ क्यू उसे कनेक्टेड बीस्ट पार्क में प्रशिक्षण के लिए बंद कर देगा। झेंग का युआन एक पल के लिए चुप रहा, फिर वह खड़ा हुआ और आह भरी, मेरे साथ माँ से मिलने चलो। पिताजी ने बड़े भाई को नाइटमेयर 2 और नाइटमेयर 3 दिया। उन्होंने मुझे नाइटमेयर इव, नाइटमेयर वी और नाइटमेयर वी दिया। अगर मेरे पास नाइटमेयर आई होता जो क्रिएशन ब्रीड में विकसित होने के बहुत करीब है तो मैं इस स्थिति को अपने आप हल कर सकता था। बिग ब्रदर रेडियंस 100 सीक्वेंस का सदस्य है और उसे परिवार की विरासत की परवाह नहीं है। पिता द्वारा उसे नाइटमेयर 2 और नाइटमेयर 3 देना बहुत बड़ी बर्बादी है। इस समय एक मध्यम आयु वर्ग की महिला जिसने अनेक रत्नों से जड़ी एक लंबी स्कर्ट पहन रखी थी, अपने कमर तक लंबे बालों को संभाले हुए थी तथा दीवारों पर सजे आलीशान आभूषणों को सुंदरता से छू रही थी। उसके भव्य परिधान ने साधारण दिखने वाली मध्यम आयु वर्ग की महिला को एक सुंदर रूप प्रदान किया। उसने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा और दीवार पर लगे आलीशान गहनों को ध्यान से देखा। ऐसा लग रहा था कि वह इस उलझन में फंस गई है कि कौन सी अंगूठी, हार और झुमके चुने। एक अमीर दिखने वाली बूढ़ी औरत उसके पीछे पीछे चली आई। उसने अधेड़ उम्र की महिला को प्रणाम किया और कहा, मैडम, यंग लॉर्ड आपसे मिलने आए हैं। मध्यम आयु वर्ग की महिला की उदासी गायब हो गई और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के लॉ क्रिस्टल से जड़ी एक जोड़ी बालियां उठा लीं और उन्हें पहन लिया।
वह दरवाजे तक चली गई और जेंग कायुआन को कमरे में धकेल दिया, फिर एक मापने वाला टेप पकड़ा और उत्साहित होकर कहा, कायुआन, मैं अभी तुम्हारे पास जाने वाली थी। यह अच्छा है कि तुम यहाँ हो। अगर तुम बड़े हो तो मुझे नाप लेने दो। मेरे पास तुम्हारे लिए 2 जोड़ी कपड़े बनाने के लिए कुछ समय है। जेंग कायुआन ने मन ही मन सोचा कि यह सही समय नहीं है। उसकी माँ कक्षा 5 की बुनकर थी। जब भी वह खाली होती, कपड़े बनाती। हर बार जब वह माप लेती थी तो उसके ओसीडी व्यवहार को संतुष्ट करने में कम से कम 1 घंटा लग जाता था। जेंग कायुआन ने जल्दी से अपनी माँ को बताया कि वह क्यों आया था। जब मियाओजी ने जेंग कायुआन की बात सुनी तो उसकी आंखों में क्रोध की चमक आ गई। उसकी तीखी नज़र मधुमक्खी के डंक जैसी थी। कायुआन, तुम उस गुट के बारे में कितना जानते हो जो लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का समर्थन कर रहा है? रेडियंस फेडरेशन में हर कोई जानता है कि मियाओ परिवार जेंग परिवार का समर्थन कर रहा है। चूंकि तुमने कहा कि विरोधी अभी भी पीछे हटने से इनकार करता है, जबकि तुम जानते हो कि तुम कौन हो और यहाँ तक कि उसने तुम्हारे भेजे लोगों को भी मार डाला, इसका मतलब है कि वे पूरे मियाओ परिवार और मुझे नीची नज़र से देख रहे हैं। हे, उन्हें इस गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। भोज की रक्षा करो। नाइटमेयर वी की मृत्यु के बाद जेंग कायुआन ने जानबूझकर इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन से जानकारी मांगी थी। इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन ने केवल स्काई सिटी का उल्लेख किया था तथा लड़ाई के बारे में कोई अन्य जानकारी नहीं दी थी। लेकिन स्काई सिटी शब्द सुनकर जेंग कायुआन पूरी तरह से असमंजस में पड़ गया। उसने पहले कभी ऐसे गुट के बारे में नहीं सुना था। जेंग कायुआन ने यह बात कभी किसी और को नहीं बताई थी। लेकिन जब उसकी माँ ने उससे पूछा तो जेंग कायुआन ने ईमानदारी से जवाब दिया, माँ, मैंने अपनी जांच के बाद सुना है कि लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का समर्थन करने वाले गुट को स्काई सिटी कहा जाता है। लेकिन मैं स्काई सिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया हूँ। जेंग कायुआन ने सोचा कि उसने कोई बहुत ही सामान्य बात कही है, लेकिन उसकी माँ ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और उसकी निगाहों में भयंकर चमक और भी बढ़ गई। मधुमक्खी का डंक बिच्छू के जहरीले डंक में बदल गया था। मियाओजी की आंखों में छिपी भयावहता ने लॉ क्रिस्टल से जड़ी बालियों से परावर्तित प्रकाश को ढक दिया। वह ठंडी हंसी हंसने लगी और चीखने लगी, स्काई सिटी, फिर से स्काई सिटी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि स्काई सिटी द्वारा मेरे मियाओ परिवार के कनेक्टेड बीस्ट पार्क के खिलाफ लड़ाई से 1 महीने पहले ही वे मेरे बेटे के साथ गलत व्यवहार कर चुके थे। यद्यपि मियाओजी ने जेंग परिवार में विवाह किया था, फिर भी वह मियाओ परिवार की मुख्य सदस्य थी और मियाओ परिवार में अभी भी उसका बहुत अधिक अधिकार था। स्वाभाविक रूप से वह कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के खिलाफ मियाओ परिवार की योजनाओं से अवगत थी। रणनीति में ये कदम मियाओ परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। सन परिवार बिखर चुका था और कभी भव्य रहे इस परिवार में केवल एक वृद्ध महिला और 2 बच्चे रह गए थे जो अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मियाओ परिवार के लिए सुन परिवार मांस का एक रसदार टुकड़ा था। शीर्ष गुट के रूप में, यदि मियाओ परिवार का कनेक्टेड बीस्ट पार्क कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड को निगल सकता है, तो मियाओ परिवार सन परिवार के संसाधनों का उपयोग प्लांट टाइप फे के बाजार पर हावी होने के लिए कर सकता है। उस समय मियाओ परिवार के पास आरोही ड्रैगन सिटी के लॉन्ग परिवार के खिलाफ कुश्ती लड़ने के लिए सही और उचित भूमिका होगी। इस प्रकार सन परिवार पहेली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसे किसी भी कीमत पर जब्त किया जाना था। हालांकि स्काई सिटी के अचानक प्रकट होने से मियाओ परिवार का सूर्य परिवार के लिए शुरू में बनाया गया सही जाल विफल हो गया। अब अपरिहार्य विनाश की ओर बढ़ने के बजाय कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड के पास बचने का एक मौका था। गहन जांच के बाद मियाओ परिवार यह जानकर हैरान रह गया कि स्काई सिटी भौतिक दुनिया में मुश्किल से ही मौजूद है। वे भूतों की तरह थे जो केवल स्टार वेब पर दिखाई देते थे, इसलिए मियाओ परिवार उनका पीछा करने में असमर्थ था। अब मियाओजी अपने बेटे के साथ अपने संबंधों का उपयोग करके लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर हमला कर सकती थी, जो स्काई सिटी से जुड़ा हुआ था। चाहे वह ड्रैगन हो या सांप, छाया में छिपे हुए लोग डरावने थे। लेकिन अगर कोई उनकी पूंछ पकड़ सके तो उसे ड्रैगन या सांप को छिपने की जगह से बाहर निकालने का मौका मिल सकता है। माँ, स्काई सिटी में लड़ने की बहुत अच्छी क्षमता है। कम से कम उनके पास राजा श्रेणी की युद्ध क्षमता है। जेंग कायुआन ने मियाओजी को बताया कि कैसे उसने नकाबपोश युवक को मारने के लिए जियाओ हानजोंग के साथ मिलकर तीसरे वंश की मदद करने के लिए नाइटमेयर वी को भेजा था। जब मियाओजी अपने बेटे से पूछ रही थी कि नकाबपोश युवक कैसा दिखता है, तो उसकी आंखों में पुष्टि की झलक दिखाई दी। जेंग कायुआन की जानकारी के अनुसार दोनों नकाबपोश युवकों के मुखौटों के पैटर्न अलग अलग थे। उनमें से एक ने आकाश नगर के भव्य पैटर्न वाला मुखौटा पहना हुआ था, जो आकाश नगर के निजी गुट क्षेत्र में दिखाई देने वाले नकाबपोश युवकों से मेल खाता था। मियाओजी को लगा कि यह बहुत संभव है कि वे एक ही व्यक्ति हों। इसका मतलब यह था कि लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्काई सिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था।
लेकिन मियाओजी यह नहीं समझ पा रहा था कि लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसा छोटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसे एक उभरता हुआ गुड भी नहीं माना जा सकता, स्काई सिटी के लिए मूल्यवान क्यों होगा, जबकि बाद वाले के पास पहले से ही क्रिएशन मास्टर संसाधनों की एक बड़ी मात्रा नियंत्रित थी। कायुआन, यह मामला मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें अपनी क्रिएशन मास्टर शक्तियों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अगले साल के युवा क्रिएशन मास्टर सम्मेलन में प्रवेश करने की तैयारी करनी चाहिए ताकि तुम शीर्ष 10 में आ सको। जब झेंग कायुआन ने सुना कि मियाओजी ने क्या कहा तो उसने असहाय होकर सिर हिलाया। उसने थोड़े परेशान स्वर में कहा, मुझे पता है, मैं हर दिन प्रजनन कक्ष में 12 घंटे तक स्पिरिट द्रव तैयार करता रहा हूँ। मैं निश्चित रूप से एक साल में क्लास 3 क्रिएशन मास्टर बनने में सक्षम हो जाऊंगा। मियाओजी ने अपना सिर हिलाया। 12 घंटे पर्याप्त नहीं हैं। जब मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया तो उसने मुझे बताया कि तुम सुनिश्चित करो कि तुम उतनी ही मेहनत करो जितनी तुमने कनेक्टेड बीस्ट पार्क में की थी। तुम्हें कम से कम हर दिन 16 घंटे तक स्पिरिट फ्लूइड्स तैयार करने होंगे। झेंग कायुआन का चेहरा उदास हो गया और उसने उदास होकर कहा, मुझे पता है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मियाओजी ने अपना कॉलर ठीक किया और कहा, तुम सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं कर सकते, तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि तुम एक साल के समय में क्लास 3 क्रिएशन मास्टर के स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो सको। मेरी बहन ने कहा कि अगर मैं ये सुनिश्चित नहीं कर सकती कि तुम हर दिन 16 घंटे स्पिरिट फ्लूइड बनाने में बिता रहे हो तो मुझे तुम्हें उसके पास वापस भेजना होगा। झेंग कायुआन जम गया। मियाओ क्यू हर तरह से अच्छी थी और उसे जो कुछ भी चाहिए था वह देती थी, लेकिन वह बहुत सख्त भी थी। मियाओ क्यू के अधीन प्रशिक्षण में बिताए गए 2 लंबे वर्ष झेंग कायुआन के लिए दुर्स्वप्न थे। खाने, शौच करने और 4 घंटे सोने के अलावा बाकी समय प्रजनन कक्ष में एक के बाद एक स्पिरिट द्रव तैयार करने में व्यतीत होता था। यहाँ तक कि कैदियों को भी बहुत अधिक स्वतंत्रता थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बार जब वह आध्यात्मिक तरल पदार्थ बनाने में असफल हो जाता था या आध्यात्मिक सामग्री पर्याप्त रूप से समरूप नहीं होती थी तो मास्टर मियाओजी उसे घृणा से देखते थे और उसे डांटना शुरू कर देते थे। झेंग कायुआन ने जल्दी से चिल्लाते हुए कहा, मैं हर दिन 16 घंटे स्पिरिट तरल पदार्थ बनाने में बिताऊंगा, 1 मिनट भी कम नहीं। स्पिरिट तरल पदार्थ बनाने के अलावा मैं हर दिन स्पिरिट तरल पदार्थ बनाने की प्रक्रिया पर विचार लिखने में 1 घंटा भी बिताऊंगा। जब उसने सुना कि झेंग कायुआन ने क्या कहा तो मियाओजी ने संतोष से सिर हिलाया। उसके मन में एक विचार आया और उसने कहा, मेरी बहन चाहती थी कि मैं तुम्हें बताऊं कि 2 सप्ताह में स्पिरिट गार्ड्स के चीफ गार्ड ये भोज का आयोजन करेंगे। जाहिर है उसने एक शिष्य को स्वीकार कर लिया है जिसकी वह घोषणा करना चाहती है। मेरी बहन व्यक्तिगत रूप से तुम्हें गार्ड ये भोज में ले जाने आएगी। इस बार बांध सम्राट, शेफ सुप्रीम और चंद्रमा महारानी सभी उपस्थित होंगे। वे अपने शिष्यों को भी साथ लाएंगे। मैंने सुना है कि चंद्र महारानी, जो पहले बिना किसी शिष्य के अकेली थी, ने गुप्त रूप से एक शिष्य को स्वीकार कर लिया है। उसने लॉन परिवार को भी नकार दिया। मुझे आश्चर्य है कि उसने जो विशेष व्यक्ति चुना है वह कैसा दिखता होगा। कायुआन, तुम्हें चीफ गार्ड ये और मून एम्प्रेस के शिष्यों पर अच्छा प्रभाव डालना होगा। इससे भविष्य में तुम्हारी यात्रा थोड़ी आसान हो जाएगी। मियाओजी ने कुछ देर रुकने के बाद कहा, अगर तुम चीफ गार्ड ये और मून एम्प्रेस के शिष्यों के साथ दोस्त बन सकते हो तो इससे न केवल तुम्हारा बल्कि मियाओ परिवार और झेंग परिवार का भी भला होगा। फिर तुम आसानी से झेंग परिवार को विरासत में ले पाओगे। तुम झेंग परिवार के मुखिया के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग मियाओ परिवार में अधिकार प्राप्त करने के लिए भी कर पाओगे। मियाओजी को लगा कि उसके द्वारा झेंग कायुआन को मियाओ क्यू के संदेशों के बारे में बताने की कोशिश और उसका कोई असर नहीं हुआ। झेंग कायुआन ने उत्साह से सिर हिलाया। माँ, चिंता मत करो, मैं दोस्त बनाने में सबसे अच्छा हूँ। थोड़ी देर तक उसे परेशान करने के बाद अंततः उसे राहत मिली। गार्ड ये भोज शाही राजधानी में आयोजित किया जाएगा। स्पिरिट गार्ड्स द्वारा जारी किए गए आदेश को देखते हुए मैं लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में परेशानी पैदा करने के लिए किसी को नियुक्त नहीं कर सकता। अगर कोई बड़ा हंगामा होता है तो इसे चीफ गार्ड ये के प्रति बहुत बड़ा अपमान माना जाएगा। गार्ड ये बैंक्वेट खत्म होने के बाद मैं लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को खत्म करने के लिए लोगों को भेजूंगा। इसके बाद मैं व्यक्तिगत रूप से स्काई सिटी में विस्तृत जांच करूंगा। अल्पविराम। लिन युआन ने फ्लॉलेस मसल ग्रोथ कैमेलिया को अपने कमरे में वापस ले आया जिसे लिसन ने लाया था। उसने अपनी हथेली खोली और उसकी हथेली में एक छोटा सा सफ़ेद कबूतर दिखाई दिया। इस सफ़ेद कबूतर को परी भंडारण बॉक्स से बुलाए जाने के बाद ये लिन युआन के कंधे की ओर उड़ गया, लेकिन चिमी के पंखों के फड़फड़ाने से सफ़ेद कबूतर जमीन पर गिर पड़ा। चिमी छोटे कबूतर पर चीखने ही वाला था कि लिन युआन ने उसे रोक दिया। लिन युआन को सच में डर था कि चिमी मैसेंजर कबूतर को मार देगा। आखिरकार सिल्वर मैसेंजर कबूतर गोल्ड फैंटेसी चिमी का मुकाबला नहीं कर सकता था। चिमी को रोकने के बाद वह लिन युआन के कान पर उतरा और मैसेंजर कबूतर को खतरनाक तरीके से घूरा जो उठने के लिए संघर्ष कर रहा था।
चिमी कोई हिंसक परी नहीं थी। उसने मैसेंजर कबूतर पर तुरंत हमला कर दिया था क्योंकि उसे लगा कि मैसेंजर कबूतर लिन युआन के प्रति दुश्मनी महसूस करता है। चूंकि मैसेंजर कबूतर सिल्वर मैसेंजर टाइप का परी था, इसलिए वह हमला करने में माहिर नहीं था। हालांकि उसके तेज चोंच वाले हमले अभी भी लिन युआन को नुकसान पहुंचा सकते थे। लिन युआन चिमी के सबसे करीबी व्यक्ति थे और वह उन्हें किसी भी तरह की हानि होने की अनुमति दे सकते थे। संदेशवाहक कबूतर वापस ऊपर चढ़ने के बाद मुड़ा और खिड़की की ओर भाग गया। लिन युआन की खिड़की खुली हुई थी, इसलिए संदेशवाहक कबूतर जल्दी से बाहर उड़ गया। लिन युआन ने संदेशवाहक कबूतर को भागने से नहीं रोका, न ही उसने चिमी को उस पर हमला करने का निर्देश दिया। संदेशवाहक कबूतर के उड़ते ही वह गायब हो गया। लिन युआन ने अपनी खिड़की बंद कर ली। वह संदेशवाहक कबूतर का मालिक नहीं था और इसका उपयोग करके संदेश नहीं दे सकता था। लिन युआन ने काफी समय बाद संदेशवाहक कबूतर को छोड़ दिया और उसे उसके मालिक के पास लौटने दिया क्योंकि उसका कोई गुप्त उद्देश्य था। चूंकि जेंग परिवार के भीतर से ही कोई व्यक्ति उसे जेंग परिवार के खिलाफ युद्ध की शुरुआत में सुराग दे रहा था, इसलिए वह व्यक्ति अवश्य ही किसी चीज की तलाश में था। अब लिन युआन को बस ये देखने की जरूरत थी कि क्या संदेशवाहक कबूतर उसके लिए कोई समाचार लाएगा। जेंग परिवार का अंदरूनी हिस्सा बनता हुआ था और उनमें एक गद्दार भी था। ये लिन युआन के लिए ही फायदेमंद हो सकता था। दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा दोस्त था। इसके अलावा ये दोस्त जेंग परिवार के अंदरूनी घेरे में था और जेंग परिवार के अंदर होने वाली सभी घटनाओं से वाकिफ था। अब जब उसने ये काम पूरा कर लिया था, लिन युआन चिमी के साथ स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र की ओर बढ़ गया। उसने देखा कि जीनियस अपनी 5 मोटी पूंछों के साथ पीछे की ओर झुका हुआ बैठा है। ये स्पिरिट द्रव को पकड़े हुए था और इसे सोल्जर राशन मूली के अंकुरों पर फैला रहा था। लिन युआन को कंडेंस फेरी ऑर्चर्ड द्वारा सोल्जर राशन रेडिश का पोषण करने का काम सौंपे जाने पर कोई तनाव महसूस नहीं हुआ। जब भी सोल्जर राशन रेडिश में नई शाखाएं उगती तो विंड स्पीड रैपिड एंटीलोप उन्हें काट देता और जीनियस उन अतिरिक्त शाखाओं को, जो स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र को भीड़ भाड़ से भर देती, एक प्लेटिनम पे भंडारण बॉक्स में जमा कर देता। यद्यपि सोल्जर राशन मूली केवल कांस्य महाकाव्य थी, फिर भी इसने आश्चर्यजनक दर से नई शाखाएं विकसित कीं। किंवदंती के अनुसार सोल्जर राशन मूली अपनी असली शक्ति तक तब पहुंचती है जब वह प्लेटिनम ग्रेड तक पहुंच जाती है। सोल्जर राशन मूली ने अभी तक अपनी असली ताकत प्रकट नहीं की थी, लेकिन इसकी वर्तमान स्थिति को पहले से ही अनाज का एक प्रभावशाली स्रोत माना जा सकता है। चिमी को एहसास हुआ कि लिन युआन और जीनियस के पास काम था, इसलिए वह फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री के घोंसले में वापस लौट आया ताकि पत्तियों से अजीब ज्वाला ऊर्जा को अवशोषित कर सके। चिमी के पंखों का रंग सुनहरा होने में अधिक समय नहीं लगा। जब जीनियस ने लिन युआन को अपनी ओर आते देखा तो उसने जल्दी से सैनिक राशन मूली और औषधि को दूर रख दिया। लिन युआन ने झुककर जीनियस को उठाया और अपने कंधे पर रख लिया। जीनियस, सोल्जर राशन मूली पर आपका शोध कैसा चल रहा है? क्या आप नई शाखाओं में जड़ें उगाने का कोई तरीका बता सकते हैं? लिन युआन ने पूछा। जब लिन युआन ने सैनिक राशन मूली की शाखाओं को देखा जिन पर जीनियस प्रयोग कर रहा था, तो उसने अपने सिर के पीछे खुजलाया। सैनिक राशन मूली भारी मात्रा में शुद्ध आत्मा क्यूई को अवशोषित कर रही थी। लिन युआन सैनिक राशन मूली की मजबूत पृथक्करण क्षमता को महसूस कर सकता था, लेकिन एक बार जब शाखाएं सोल्जर राशन मूली से अलग हो जाती तो वे लगभग मृत हो जाती। शाखाओं के अंदर पोषक तत्वों को संरक्षित करने के लिए अलग होने की क्षमता के अंतिम अवशेषों का उपयोग करके घावों को ठीक किया जाता था। जब लिन युआन ने सोल्जर राशन मूली में बड़ी मात्रा में शुद्ध स्पिरिट क्यूई इंजेक्ट किया तो वह सोल्जर राशन मूली को और अधिक जीवंत रूप से विकसित होने की अनुमति दे सका। स्पिरिट क्यूई सोल्जर राशन मूली की जीवन के लिए मजबूत पृथक्करण क्षमता को जगा नहीं सका और इसे अपनी अलग शाखाओं के माध्यम से नए शरीर विकसित करने की अनुमति नहीं दे सका, जैसा कि यूसनिया कर सकता था। लिन युआन ये समझ सकता था, जब माँ प्रकृति एक नया जीवन रूप बना रही थी तो उसे सभी प्राणियों में कुछ ऐसी कमियां शामिल करनी पड़ी जिनसे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने की संभावना थी। यद्यपि उसनिया कमजोर था, फिर भी वह कहीं भी पनप सकता था। यद्यपि सोल्जर राशन मूली शक्तिशाली थी, फिर भी ये बहुत दुर्लभ थी। केवल शेफ सुप्रीम जैसे कक्षा 5 के क्रिएशन मास्टर ही जानते थे कि सोल्जर राशन मूली का पोषण कैसे किया जाए। लेकिन लिन युआन शेफ सुप्रीम से परिचित नहीं था और सैनिक राशन मूली के पोषण की तकनीकों पर उनसे परामर्श नहीं कर सकता था। सन परिवार के पास एक सैनिक राशन मूली थी, लेकिन लिन युआन को नहीं लगता था कि वे इसे सफलतापूर्वक विभाजित करना जानते थे। अन्यथा सन परिवार ने उसे एक से अधिक सैनिक राशन मूली भेजी होती। चूंकि शुद्ध आत्मा क्यूई का उपयोग नहीं किया जा सकता था, लिन युआन को नहीं पता था कि क्या करना है।